देखो क्या करना ना, जो चार वेरिएबल है टी, पी, वी एंड एस, कैसे याद रहेगा वो चारों रिलेशन? 6 रिलेशंस में दो तो अननेसेसरी, कौन दो अननेसेसरी जिसमें लास्ट में 1 आया था, 1 आया था लास्ट में, समथिंग माइनस समथिंग बराबर 1, ऐसा 2 रिलेशन आया था, उसका कोई यूज नहीं होगा, ओनली 4 रिलेशन का यूज है। अब वो चारों रिलेशंस को कैसे याद रखना है, एक तो ये डिराइव करना एक खुद क्वेश्चन था। अब जो इसका एप्लीकेशन करने जाएंगे हम लोग, तो उसमें इस चारों रिलेशंस को याद रखना ज़रूरी होता है एप्लीकेशंस में। इसको क्या करना, पहले के स्क्वायर बनाना और इस स्क्वायर के कॉर्नर पर टी, भी, पी, एस ऐसे सजाना है, ठीक है। इसमें भी फिर अल्टर कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, टी, भी, पी, एस। और अब क्या करोगे, अब जैसे टेम्परेचर का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो टेम्परेचर को कर रहे हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो टेम्परेचर का जो अपोजिट कॉर्नर है उसको कांस्टेंट रखना। मतलब यदि टी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप एस के रिस्पेक्ट में, तो उसका अपोजिट कॉर्नर, सॉरी भी के रिस्पेक्ट में ना बोले, टी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं भी के रिस्पेक्ट में, तो अपोजिट कॉर्नर पर जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट रखना है। ऐसे किया। अब इक्वल टू अब फिर p को करोगे s के रिस्पेक्ट में, अब p का ऑपोजिट जो कॉर्नर पर है वेरिएबल उसको कांस्टेंट रखेंगे, यानी डेल p बाई डेल s एट कांस्टेंट v। समझ में आया बात? क्या बोले, t को यदि v के रिस्पेक्ट में किया तो t का ऑपोजिट कॉर्नर वाले को कांस्टेंट, इक्वल टू p को s के रिस्पेक्ट में किया तो p के ऑपोजिट कॉर्नर वाले को कांस्टेंट। एक ये हुआ, एक होगा ये चारों में से कोई ना कोई ये होगा, देखना ये एक रिलेशंस होगा, ठीक है। और फिर ऐसे और ऐसे कर लिए, तो अब ऐसे और ऐसे करना है, ठीक है। वर्टिकली आप डाउनवर्ड किया, वर्टिकली अपवर्ड करोगे। तो अब इसको अपवर्ड करेंगे। v को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v का अपोजिट कौन, p। v को t के रिस्पेक्ट में किया तो उसका अपोजिट पर है p, और ये इक्वल होगा फिर किसका, s को p के रिस्पेक्ट में, तो s का अपोजिट कॉर्नर कौन है, t, यानी डेल s बाई डेल p एट कांस्टेंट t। देखना ये भी एक रिलेशन होगा, हो गया। अभी हम लोग वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड किया, अब लेफ्ट राइट करेंगे। क्या करना, लेफ्ट राइट। फिर से आप वो बनाओ स्क्वायर, क्या था, टी भी ना, टी, भी, पी, एस। अभी हम लोग ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे किया, अब ऐसे और ऐसे करेंगे। तो इस टी को पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर टी का अपोजिट कॉर्नर कौन, एस, यानी डेल टी बाई डेल एस, सॉरी डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू। लेकिन एगो बात वहाँ देखो, तो शायद साइन में गलती किया हम, टी को भी के रिस्पेक्ट में कहते डेल टी बाई डेल भी, ठीक है ये हो गया। फिर इसको किए थे, यहाँ पर माइनस डालोगे, क्या करोगे, यहाँ पर जहाँ पी और एस एक साथ आ रहा हो, सुन लो, डेल पी बाई डेल एस आ रहा हो या डेल एस बाई डेल पी, उस जगह निगेटिव साइन पड़ता है। ये आपको बाहर से ये टेक्निक अप्लाई करना होगा,
कब माइनस साइन डालेंगे कोई एक साइड, जहां पर P का S के रिस्पेक्ट में या S का P के रिस्पेक्ट में, तो दोनों में माइनस लगाएंगे ना। कैसे? दोनों में ना माइनस लगेगा। एक बार P के S के रिस्पेक्ट में किया, फिर दूसरा केस में फिर S, तो दोनों में माइनस लगाओगे। अभी T को कर रहे हैं P के रिस्पेक्ट में, तो T का ऑपोजिट कॉर्नर पर S है, तो S को कांस्टेंट किया। अब फिर किसको? अब V को S के रिस्पेक्ट में करोगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू डेल V बाय डेल S, और उसका ऑपोजिट कॉर्नर पर कौन है? V का ऑपोजिट कॉर्नर पर P है, तो P कांस्टेंट। अब यहाँ पर S और P एक साथ नहीं ना है, यहाँ तो V का S के रिस्पेक्ट में है ना, यहाँ पर T का P के रिस्पेक्ट में, P का S के रिस्पेक्ट में या S का P के रिस्पेक्ट में नहीं है, इसलिए निगेटिव साइन नहीं डालना है इसमें। अब इसमें फिर क्या करेंगे? अब राइट टू लेफ्ट करेंगे। P का T के रिस्पेक्ट में, तो P का ऑपोजिट कॉर्नर पर कौन? V। P को T के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल P बाय डेल T, उसका ऑपोजिट कॉर्नर पर V है, तो उसको कांस्टेंट। फिर क्या करोगे यहाँ? जैसे P का T के रिस्पेक्ट में, तो S का V के रिस्पेक्ट में, यानी डेल S बाय डेल V, उसका अपोजिट S का अपोजिट कॉर्नर पर कौन? T कांस्टेंट। तो यही हो गया चारों रिलेशन। माइंड में आ जाएगा ये बात, माइंड में ये स्क्वायर को याद रखना, ये ऑर्डर याद रखना, TV एंड PS। और एक दो बार वर्टिकली, इसमें एक बार वर्टिकली डाउनवर्ड किया तो एक रिलेशन आया। देखिए कैसे कैसे हुआ। एक बार ऐसे डिफ्रेंसिएशन किया तो एक रिलेशन आया, फिर ऐसे डिफ्रेंसिएशन किया तो एक रिलेशन आया, फिर ऐसे डिफ्रेंसिएशन किया तो एक रिलेशन, फिर ऐसे डिफ्रेंसिएशन किया तो एक रिलेशन, और उसका अपोजिट कर। तो चले हम लोग अब देखें इसको, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन। टॉपिक बनाएंगे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन। तो पहला एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग क्लाउसियस क्लेपियरॉन, ऐसे है ना, ये लिखा है ना, रॉन रिलेशन। देखो इसमें हम लोग को एक ज़रूरत पड़ेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी ज़रूरत पड़ता है। ये लेटेंट हीट क्या होता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को। लेटेंट हीट ये है कि कोई सब्सटेंस का 1 ग्राम सब्सटेंस को का फेज को कंप्लीटली चेंज करने में कितना हीट एनर्जी उसको देना पड़ा। फेज चेंज, जहाँ पर सब्सटेंस का फेज में चेंजिंग हो, जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इस जगह फेज चेंज होता है। लिक्विड मान लो सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको कन्वर्ट, यदि 1 ग्राम हम लोग बर्फ़ का टुकड़ा लें तो उसको लिक्विड में कम्प्लीटली कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ा, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यदि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके 1 ग्राम लिक्विड को कम्प्लीटली गैस में कन्वर्ट होने में कितना हीट देना पड़ा, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसको डिनोट L से करते हैं, तो लिखिए इसमें द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट required to change phase of 1 gram of substance
from solid to liquid or liquid to gas or liquid to gas is called latent heat। इसको L से डिनोट करेंगे। और ये दो टाइप का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इट इज ऑफ टू टाइप। लेकिन एक बात, ये जो होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहां मेंशन करो। जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो एक वहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, समझे? या सॉलिड जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जो टेम्परेचर सॉलिड का है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट, तो लिक्विडों का टेम्परेचर मेजर करके देखना उतना ही होगा, समझे? बर्फ का टुकड़ा का जो टेम्परेचर होगा और वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस लिक्विड का भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा। हाँ, वॉल्यूम चेंज करता है। जब फेज चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज करता है सब्सटेंस का। तो इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप। एक हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये कौन हीट है? जब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्सन हो तब जो हीट लगा 1 ग्राम सब्सटेंस को, 1 ग्राम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट लगा, तो ये डिफाइन कब करेंगे हम लोग? व्हेन फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कैसा फेज में से कैसा फेज में कन्वर्सन? सॉलिड टू लिक्विड के केस के लिए। और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाँ, इसमें लिक्विड टू गैस। ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज, हाँ, ड्यूरिंग फेज चेंज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज करता है कांस्टेंट प्रेशर पर जब फेज में चेंजिंग हो। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, तो लिखिए लेट वॉल्यूम चेंजेज फ्रॉम V1 टू V2, वॉल्यूम चेंजेज फ्रॉम V1 टू V2 then Clausius-Clapeyron relation changes from V1 to V2, then Clausius-Clapeyron relation is given by L divided by V2 minus V1 is equal to T into del P by del T at constant V,
सॉरी कांस्टेंट P, रुक जाइए, एट कांस्टेंट V। यही एक क्लाउसियस क्लेपायरॉन रिलेशन। लेकिन ये चीज मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन से कैसे आएगा? ये L हो गया अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इट्स फेज फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। समझे? मान लो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट, तो लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है सॉलिड स्टेट से, या लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो गैसियस स्टेट में उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए जब वो सॉलिड स्टेट में था तो वॉल्यूम V1 था सब्सटेंस का, जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो वॉल्यूम V2। और ऐसा करने में हीट कितना देना पड़ा? L अमाउंट का हीट। L तो तब यूज करेंगे जब सब्सटेंस का अमाउंट क्या हो, 1 ग्राम, है ना। हमेशा L यूज नहीं लिख देना है। L के लिए 2 कंडीशंस जरूरी है कि फेज में चेंजिंग हो रहा हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब जो अमाउंट ऑफ हीट लगा टू कन्वर्ट 1 ग्राम सब्सटेंस, तब आप उस हीट को L से डिनोट करेंगे। और ये जो रिलेशंस है, ये जो रेशियो है, ये इतना के बराबर होता है। अब ये रिलेशंस आपको मैक्सवेल रिलेशन से कैसे आएगा, है ना। तो मैक्सवेल रिलेशंस में ऐसा कहीं पर आप देखें, ऐसा ये टर्म किस मैक्सवेल रिलेशंस में है? तो देखो इसमें फ्रॉम मैक्सवेल, ये क्लाउसियस क्लेपायरॉन रिलेशन, इसको डिराइव करना है फ्रॉम मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन। इट इज क्लाउसियस क्लेपायरॉन रिलेशन। And it is derived from Maxwell relation। एक रिलेशन था मैक्सवेल का, डेल S बाई डेल V एट कांस्टेंट T इक्वल टू डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V। ये था एक रिलेशन। ये आपको माइंड में याद करना होगा। आप ये हम कैसे याद कर लिए ये चीज़, ये लाना था ना, चूंकि हम देख रहे हैं कि क्लाउसियस क्लेपायरॉन रिलेशन में ये है, और ये एक चीज़ तो दिख रहा है, तो दूसरा चीज़ क्या होगा, तो हमको तुरंत याद आता है माइंड में ये चीज़ देख लेना। P है, P का डिफ्रेंसिएशन T के इसमें, यानी ऐसे आ रहे हो नहीं, तो अगला क्या होगा तो नहीं याद आ जाएगा कि यहाँ S है और यहाँ भी, तो अगला डेल S बाई डेल V होना चाहिए ना। इसको पिक्चर माइंड में बार बार बनाना होगा आपको। अब देखो, लेकिन ये V2 माइनस V1, यहाँ तो कुछ अदर टाइप का बात है। तो देखिए इसको तो एज इट ऐसे ही रखना है हम लोग को, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूफ जो करना उसमें ऐसा रहना है। तो क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, L इंट्रोड्यूस करवाना, V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 यहाँ तो लिख सकते हैं, जो डेल V है तो चेंज इन वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ L कहाँ कैसे आएगा, ये तो इंट्रोपी है, और यहाँ हीट की बात कर रहे हो, L तो हीट है और ये S इंट्रोपी है, प्लस यहाँ T है ही नहीं इधर, T सब कैसे आएगा ना। तो काम करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, ये रिलेशंस यूज करेंगे हम लोग, ये इंट्रोपी का डिफिनीशन यूज करेंगे कि डेल S इक्वल टू डेल H बाई टी। यही ना था इंट्रोपी का डिफिनीशन, अरे D के फॉर्म में लिए थे, DS बराबर डेल H बाई टी लिए थे ना, था ना, यही था इंट्रोपी का डिफिनीशन ना। तो गया, जहाँ डेल S है वहाँ T डेल S T, सॉरी डेल H नहीं, ये डेल S की जगह डेल H बाई टी डाल दो यहाँ पर, इसलिए ये हो जाएगा 1 बाई टी, और डेल S की जगह डेल S की जगह डेल H बाई टी डाल दिए ना, और डेल H के साथ किसको रखते हैं यहाँ, डेल V को रखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इधर जैसे वैसे ही छोड़ देंगे,
डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी। इस टी को इधर कर लो, अब डेल एच की जगह एल लिख सकते हैं ना, और डेल वी की जगह वी टू माइनस वी वन। एल तो हीटे ना था, अब ये किया जा सकता है। ये हुआ, इसलिए अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो डेल एच की जगह है, डेल एच की जगह आप एल लिख देंगे और डेल वी की जगह वी टू माइनस वी वन, और इस टी को इधर कर दोगे तो क्लियरली आपका लेफ्ट साइड एल बाई वी टू माइनस वी वन और राइट साइड टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी। ये आ गया, यही क्लासियस क्लिपर रिलेशन फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन। उतारो। चलिए एक रिलेशन है प्रूव करना। टू प्रूव दैट ये अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसका डिफिनीशन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये डिफिनीशन है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए ये चेंज इन वॉल्यूम को तो डेल वी लिख देते हैं, चेंज इन वॉल्यूम को डेल वी, पर यूनिट वॉल्यूम को भी, अब पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल टी। ये समझे क्या हुआ? ये चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, मैथमेटिकली अल्फा को ऐसे लिखा जाएगा। ये बात वॉल्यूम के लिए नहीं, लेंथों में ये होता है लेकिन तो उस समय अल्फा का नाम कोएफिशिएंट ऑफ लेंथ बोलते हैं। रेसिस्टेंस में भी ये यूज होता है, तो उस समय अल्फा का नाम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं। जो कोई भी चीज़ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगा, वहाँ पर ये एक रेशियो डिफाइन होगा, कोएफिशिएंट नाम देते हैं उस रेशियो का। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम वाला बात हो रहा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लेंथ, और ये डिफिनीशन। तो ये प्रूव करना है, ये पहले तो इतना बराबर इतना प्रूव करना और इतना इक्वल टू इतना ये प्रूव करना। हो गया क्वेश्चंस? ठीक है, उठावें, उतारो। पहले तो ये प्रूव करें हम लोग, ये तो बहुत सिंपल प्रूफ है ऊपर वाले का। आप कौन मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन से ये प्रूव कर पाएंगे? एक बात याद दिला दे आपको, जहां H हो या S हो, क्या हो, H और S, उसको छोड़ देना। VT PT ये सब S नहीं अकर करना चाहिए, S अकर नहीं करना चाहिए, उसको मत देखना आप। जहां H अकर कर रहा है तो ये H कहाँ से आएगा? S से ही आएगा। कहाँ से आएगा? S से आएगा H, और कोई उपाय नहीं है। S इंट्रॉपी के, हम लोग का जो मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन है उसमें तो H कहीं नहीं है, चारों रिलेशन में कहीं नहीं है, जबकि यहाँ H लाना है। तो H कहाँ से आएगा? S वाला से। अब S देखो किस किस में है, ऊपर पर होना चाहिए वो भी S। कहाँ पर? ऊपर पर, H ऊपर पर, क्योंकि ये जो डिफिनीशन यूज करोगे आप, डेल S बराबर क्या, डेल H बाई टी, तो H डेल H आ जाएगा। तो S ऊपर होगा तो H भी ऊपर ना होना चाहिए। तो आप वो मैक्सवेल रिलेशंस यूज करना चारों में से जिसमें S अकर कर रहा हो, कहाँ पर? ऊपर पर। यदि कहीं आपको कुछ प्रूव करना है इसमें H आ रहा है, तो आप H आ रहा है तो उसके लिए कौन मैक्सवेल रिलेशन? जिसमें S आ रहा हो। कहाँ पर आ रहा हो S? ऊपर पर आ रहा हो। ऐसा भी एक रिलेशन है जहाँ S नीचे आ रहा है, तो उससे काम नहीं चलेगा आपका। तो अब आपको याद दिला दें आज जिससे, अच्छा, और T कांस्टेंट हो, क्या
एस ऊपर आ रहा हो और टी कांस्टेंट हो, फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। हाँ, चूंकि एस और पी एक साथ अकर किया तो माइनस लगा दोगे एक तरफ, कोई भी एक साइड, या तो इधर या इधर, क्योंकि एस और पी एक साथ अगर करा। अब डेल एस को क्या करोगे, डेल एच बाई टी लिख दो यहाँ, तो डेल एस की जगह डेल एच बाई टी लिख देंगे तो 1/t तो बाहर आ जाएगा। ये डेल एच बाई टी हो गया बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू, टी को फिर इधर कर लेना, तो ये तो प्रूव हो गया तुरंत, माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। फिर टी को इधर कर दीजिए तो ये प्रूव हो गया। एक स्टेप और, हाँ, इसलिए ये डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस टी डेल वी बाई डेल टी प्रूव्ड। अब हम लोग टी भी अल्फा वाला बात प्रूव करें। तो देखो ये दोनों प्रूव करना, हालांकि इसमें एक और रिलेशंस है, एक रिले को ये इससे भी पहले एक चीज प्रूव करना है सीपी माइनस सीवी के लिए, ये 3 रिलेशंस प्रूव करना। तो मेन है ये कैसे आया वो देख लें, और फिर यहाँ से ये दोनों कैसे आता है देखना है। हाँ, तो चले पहले हम लोग ये देखें ये कैसे प्रूफ होगा। इसको फर्स्ट नाम दे देना, फर्स्ट में इसको 2 3, पहले इसको 2 नाम देना, इसको 3 नाम देना, इसको 2 ऑर्डर वाइज करें हम लोग, इसको 3। हो गया। देखो सीपी एंड सीवी को याद करें आप पहले, तो ये तो बहुत फेमस चीज है सीपी एंड सीपी। सीपी इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी एंड सीवी इक्वल टू डेल एच बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, सॉरी डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी ना। सिंस फर्स्ट रिलेशन को प्रूव करें हम लोग, सिंस Cp इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट P एंड Cv इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट V। इसलिए Cp माइनस Cv इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट P माइनस डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट V। ठीक, और यहाँ पर ये जो रिलेशंस था, सिंस ये रिलेशन चूँकि डेल एस इक्वल टू डेल एच बाई टी, इसलिए डेल एच इक्वल टू टी डेल एस, इसलिए डेल एच इक्वल टू, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें हम लोग, डेल एच की जगह टी डेल एस, यहाँ भी टी डेल एस। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा टी कॉमन हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एस में लाया हम लोग कन्वर्ट करके, मैक्स उतारिए इसको। तो अभी हम लोग सीपी माइनस सीवी को वहाँ तक ला के रखा, ठीक है। अब देखो, चलो देखो, लेट एस इज द फंक्शन ऑफ टी एंड वी। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये होगा डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी इंटू डी टी प्लस डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी। अब आप इसमें डी टी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो डी एस बाई डी टी इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी, तो कट जाएगा, प्लस यहाँ पर डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी बाई डी टी।
अब एक काम कीजिए, जहाँ पर टोटल डिफरेंशियल है उसको भी डेल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर दो, डेल में कन्वर्ट कर दो, इसको भी डेल में यहाँ पर और यहाँ भी डेल में कन्वर्ट कर दें। ये थोड़ा एक अप्रोक्सीमेशन, इसको डेल एस बाई डेल टी लिख दीजिए, इधर तो डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्ट, अभी इसको किसी को कांस्टेंट पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर ये तो पहले से डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी है और वो है डेल एस बाई डेल भी एट कांस्टेंट टी, और ये जो डी टोटल डिफरेंशियल फॉर्म है इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसे इस रूप में रख लीजिए। यहाँ भी कुछ नहीं डालना, इसके भी नीचे अभी कुछ नहीं डालना। अब इस इक्वेशन को जब आप कांस्टेंट p पर कंसीडर करोगे तो यहाँ भी जो खाली रखे हो वहाँ भी क्या डालेंगे, कांस्टेंट p डालेंगे। इस सब में नहीं कोई चर्चा, ये तो पहले से डिफाइंड चीज़ है कि ये कांस्टेंट भी है, ये कांस्टेंट ही है, खाली कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को हम लोग, नाउ दिस इक्वेशन कंसीडर एट कांस्टेंट p, व्हेन दिस इक्वेशन कंसीडर एट कांस्टेंट p, तो डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट, देखिए हमको क्या लाना क्या है, ये टर्म इतना लाना चाह रहे हैं क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें प्रोडक्ट में है ना, सब्सट्रैक्शन में नहीं ना है, क्या है, प्रोडक्ट में, सब्सट्रैक्शन में नहीं है, तो उसको एक उस फॉर्म से हटाना होगा, तो उस फॉर्म से हटाने के लिए उतना का वैल्यू चाहिए हमको। तो डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट p चाहिए एंड डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट v चाहिए। तो डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट v तो ऑलरेडी दिख रहा है, क्या जरूरत है यहाँ, डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट p, फिर इसको इधर कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, वो आ जाएगा, तो जो भी आएगा प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा ना। नहीं समझे क्यों ऐसा किया जा रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा जो प्रूव करना है। इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं किस पर, कांस्टेंट p पर। तो ये हो जाता है डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट v तो ऑलरेडी पहले से है, और ये डेल एस बाई डेल v एट कांस्टेंट t ऑलरेडी पहले से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट p पर। क्या था इधर, डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट p माइनस डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट v इक्वल टू कितना, डेल एस बाई डेल v एट कांस्टेंट t, और ये डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट p ये आया। एंड पुट इट इन द इक्वेशन cp माइनस cv का जो इक्वेशन, उसको कुछ नाम दे दीजिए, 1, वो जो लाए थे ना अभी, cp माइनस cv बराबर t इंटू, हाँ इतना t इंटू इतना था ना, उसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। तो पुट इट इन 1, इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड क्या है, cp माइनस cv, राइट साइड क्या था, t इंटू इतना था ना, t इंटू इतना था राइट साइड, तो इतना की जगह ये डाल दोगे, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट t इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट p। अब सुनो, देखो प्रूव तो इतना करना है, आया वो, ये तो एज इट रहने देंगे, इसको हटाना होगा ना, इसको इसमें लाना होगा, नहीं तो ढूंढिए मैक्स। अब यहीं पर अभी तक तो मैक्सवेल रिलेशन का यूज तो नहीं किया हम लोग, अब यूज करेंगे। तब मैक्सवेल का कौन रिलेशन यूज करें, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी, होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है मैक्सवेल रिलेशन। नाउ फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन, इसको 2 नाम दे दें हम लोग, तो नाउ फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन अब यूज हो रहा है मैक्सवेल का जो यूज यहाँ पर, फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन एक था, इसको हटाना चाहते हैं तो ये तो ऑलरेडी था ऐसा एक रिलेशन, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी, याद आ रहा है ना माइंड में, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी, तो हो गया, इसको इसमें डाल दो तो वो प्रूव हो जाता है।
तो अब वो जो सी पी माइनस सी बी बराबर आर कैसे हुआ वो सब इजीली आएगा। अब देखो कैसे, सेकेंड रिलेशन, ये तो सी पी माइनस सी बी बराबर आपने अभी अभी इतना लाया, और अब आपको डेल पी बाय डेल टी चाहिए एंड डेल वी बाय डेल टी चाहिए फॉर आइडियल गैस। देखो फॉर आइडियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या वैलिड होता है, ये वैलिड होता है फॉर 1 मोल। तो आप डेल पी बाय डेल टी निकालें और डेल वी बाय डेल टी यहाँ से निकालें। तो डेल पी बाय डेल टी के लिए पी को फंक्शन बनाओगे किसका, टी और वी का, और ये डेल पी बाय डेल टी किस पर, एट कांस्टेंट वी पर, भी यहाँ कांस्टेंट, ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू आर बाय वी। फिर सिमिलरली जब भी को फंक्शन बनाएंगे आर टी बाय पी, तो यहाँ पर डेल वी बाय डेल टी निकालना है ना, पी कांस्टेंट, तो ये कितना होगा आर बाय पी। अभी दोनों को ले जाके उसमें डाल दीजिए। तो फ्रॉम रिलेशन वन में इतना का वैल्यू आर बाय भी और इतना का वैल्यू आर बाय पी पुट करो। क्या, हाँ ठीक है, तो पुट करोगे तो लेफ्ट साइड क्या है, सी पी माइनस सी बी, टी इंटू आर बाई पी इंटू आर बाई भी। अब पी भी बराबर फिर क्या डाल दोगे, नीचे में जो पी भी है उसकी जगह आर टी डाल दो, नहीं नीचे में आर टी डाल दो, तो ये हो जाएगा इसलिए सी पी माइनस सी बी इक्वल टू, ये कितना हो रहा है ऊपर पर आर स्क्वायर टी ना बाई पी भी ना। अब पी भी की जगह फिर क्या डाल दे रहा है, आर टी डाल दे रहे, एक आर कैंसिल, दैट इज कितना आर आ गया। देखिए सी पी माइनस सी बी बराबर आर बहुत जगह एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी प्रूव किए थे। वहाँ पर क्या मेथड था इसके लाने का, यहाँ मैक्सवेल रिलेशन से ला रहे हो। देखो फॉर आइडियल गैस, देखिए एक जनरल रिलेशन हम लोग सी पी माइनस सी बी का लाया था। सी पी माइनस सी बी इक्वल टू था शायद वो टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट भी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये एक जनरल रिलेशन था। अब ये डेल पी बाई डेल टी एंड डेल वी बाई डेल टी कहाँ से फाइंड करोगे फॉर रियल गैस, तो रियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होता है उसको यूज करके। तो फॉर रियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट इज क्या, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी ना। यहाँ से P फाइंड करो, यहाँ से P फाइंड करेंगे यहाँ से, तो P बराबर आ जाएगा आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें T के रिस्पेक्ट में, तो डेल P बाई डेल टी निकाला जाए भी को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये हो जाएगा कितना R बाई भी माइनस बी, टी का तो डिफ्रेंसिएशन 1 और उधर तो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंसिएशन कितना 0। अब देखो, और इसी इक्वेशन को एक बार अब टी के रिस्पेक्ट में फिर डिफ्रेंशिएट करो बिना कोई चीज कांस्टेंट रखे हुए, अभी बाद में कांस्टेंसी की बात करेंगे। तो डेल पी बाई डेल टी उधर तो पहले जाएंगे तो u इंटू वी पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो एक r बाई वी माइनस बी, ठीक है, t का 1 हो जाएगा, प्लस फिर अब आर टी रहेगा
आप v माइनस बी का करेंगे तो -1/v माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -RT/v माइनस बी का होल स्क्वायर, और वहाँ हो जाएगा +2a/v³ ना। एक मिनट, यहाँ पर dv/dt भी ना, यहाँ पर dv/dt भी ना, पहले तो 1/समथिंग का किया, फिर समझे v का फिर करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और फिर वहाँ पर वो कितना, वो माइनस प्लस 2a/v³, फिर यहाँ भी क्या, यहाँ भी dv/dt, ठीक है। अब एट कांस्टेंट p कंसीडर करोगे इस इक्वेशन को, तो एट कांस्टेंट p दिस टर्म बिकम्स 0, नहीं p यदि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, 0 एट कांस्टेंट p। तब इस सब में भी dv/dt के नीचे एट कांस्टेंट p लगाना होगा, यहाँ भी dv/dt के नीचे एट कांस्टेंट p अटैच करना होगा, दैट इज ये 0 इक्वल टू r/v माइनस b माइनस RT/v माइनस b का होल स्क्वायर इंटू dv/dt एट कांस्टेंट p माइनस 2a माइनस प्लस 2a/v³ इंटू dv/dt एट कांस्टेंट p। अब dv/dt कॉमन कर लो, इसको इससे, इस सब को इधर कर लो, दैट इज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये RT/v माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2a/v³ इंटू dv/dt एट कांस्टेंट p, ये हो जाएगा r/v माइनस b, इसलिए dv/dt एट कांस्टेंट p का जो एक्सप्रेशन आएगा r/v माइनस b डिवाइडेड बाय RT/v माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2a/v³, ये आया। तो दोनों चीज इंडिविजुअली निकाला हम लोग एक बार dp/dt निकाला, एक बार dv/dt। अब चलो उस जनरल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने, तो फ्रॉम Cp माइनस Cv t इंटू del p/del t एट कांस्टेंट v इंटू del v/del t एट कांस्टेंट p, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो t इंटू, इसमें r/v माइनस b था, दैट इज t इंटू r/v माइनस b इंटू फिर r/v माइनस b, इसका वैल्यू डिवाइडेड बाय RT/v माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2a/v³, ये हो जाएगा ना। और इसमें से फिर क्या करना, और फिर इसमें से ये RT/v माइनस b का होल स्क्वायर को बाहर कर लेना, RT/v माइनस b का सॉरी ऊपर पर, तो एक मिनट, ऊपर तो r² t/v माइनस b का होल स्क्वायर ऊपर पर आया, और नीचे से क्या करो, ये RT/v माइनस b का होल स्क्वायर को कॉमन करके बाहर कर लेना, तो ये हो जाता है यहाँ पर 1 माइनस 2a/v³ इंटू v माइनस b का होल स्क्वायर बाय RT, होल स्क्वायर बाय RT। एक अप्रोक्सीमेशन, ये जो b होता है ना बहुत स्मॉल होता है, तो स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज क्वांटिटी में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उतने होगा, यानी यहाँ पर ये b इज टेंड्स टू 0, इसलिए v माइनस b जहाँ आवे वहाँ v ही लिख देना है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v स्क्वायर, और ये v स्क्वायर को ये v q से काट दोगे, इधर ये कटा,
यानी ये बचा ऊपर पर एगो आर बचा और नीचे बचा ओनली 1 माइनस 2a बाई VRT, इतना बचा। और इसको ऊपर ले चलोगे, इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये 1 माइनस 2a बाई VRT का पावर -1, ना पावर -1। और इसको बाइनोमियली सॉल्व करेंगे, 1 प्लस x टू दी पावर n, क्या 1 प्लस x टू दी पावर n, x यहाँ -2a बाई VRT हुआ x का वैल्यू, यहाँ प्लस साइन रख के कंपेयर करना है। बाइनोमियल थ्योरम याद है ना, 1 प्लस x का पावर n बराबर क्या होता था, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर। ये बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस x टू दी पावर n, 1 प्लस nx प्लस क्या n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो उस पर सॉल्व करते हैं बाइनोमियली, तो ये हो जाता है r इंटू 1 प्लस n का वैल्यू कितना है, -1 है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है -2a बाई VRT है। उसके आगे सब जीरो कर दोगे, क्यों जीरो करोगे, काज ये है कि देखो a भी बहुत स्मॉल होता है, a एंड b इज वेरी स्मॉल, वांडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं उसको। कांस्टेंट क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी से डिवाइड करो, वॉल्यूम तो गैस का लार्ज चीज होता है नहीं, तो स्मॉल में लार्ज से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां तक तो जीरो नहीं माना, लेकिन आगे स्क्वायर होना है। देखिए आगे क्या होना है, तो वो 4a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ये रेशियो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, निचला बहुत लार्ज हो जाता है, ऊपर वाला बहुत छोटा, तो ये रेशियो को इसलिए सबको टेंड्स टू 0। यानी जो फाइनल रिजल्ट आया Cp माइनस Cv के लिए, 10 Cp माइनस Cv फॉर रियल गैस जो हो गया कितना, R इंटू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2a बाई VRT। ठीक है, ये फॉर रियल गैस है ना। यहां से भी आइडियल गैस पर पहुंच सकते हो आप, इस रिजल्ट से भी आइडियल गैस पर पहुंचा जा सकता है। आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv R था ना ओनली, और रियल गैस के लिए ये एगो एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। देखो रियल गैस और आइडियल गैस में मेन डिफरेंस क्या है, वो चैप्टर अभी नहीं पढ़े हम लोग अभी पढ़ेंगे, रियल गैस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बताएंगे जब वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव किया जाएगा, तो देखना रियल गैस और आइडियल मेन डिफरेंस है कि आइडियल गैस का मोलिक्यूल सब ओनली कोलिजन वाला फोर्स लगाएगा एक दूसरे पर, कोई कोहेसिव एडहेसिव फोर्स एक्ट नहीं करता है। और रियल गैस का जो मोलिक्यूल होता है वो कोलिजन टकराने वाला भी फोर्स लगाएगा, और एक कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स भी वहाँ लगता है मोलिक्यूल के बीच। दो मोलिक्यूल के बीच, दो गैसियस मोलिक्यूल के बीच का फोर्स कोहेसिव फोर्स, और एक गैसियस मोलिक्यूल और एक सॉलिड मोलिक्यूल। कंटेनर में दीवार होगा ना कंटेनर का, वो सॉलिड होगा ना, तो उससे गैसियस मोलिक्यूल जब उसके नज़दीक जाता है तो दोनों अट्रैक्ट करने लगता है, सॉलिड दीवार का मोलिक्यूल और गैस का मोलिक्यूल अट्रैक्ट करने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स। और दो गैसियस मोलिक्यूल के बीच का एक अट्रैक्टिव फोर्स, उसको कोहेसिव फोर्स। बिना कांटेक्ट का ये फोर्स लगता है। जब एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल के काफ़ी क्लोज आता है ना, तो ये फोर्स क्रिएट होता है, कोहेसिव फोर्स। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत स्मॉल सेपरेशन पर जब आएगा मोलिक्यूल तब लगेगा। ये बात आइडियल गैस में कंसीडर नहीं किया गया था। आइडियल गैस में बोला गया था ओनली कोलाइड करने के चलते जो फोर्स लगाएगा वही बस। तो वान डेर वाल इसी में करेक्शन किया था
फोर्सेज में ही करेक्शन किया था तो उसका इक्वेशन में अकर किया था क्या, ए एंड बी। ए और बी जो आया था पहले तो इक्वेशन क्या था, पी वी बराबर आर टी। पी वी बराबर आर टी इक्वेशन क्या कंसीडर करके आया था कि दो मोलेक्यूल ओनली कोलिजने वाला फोर्स लगाएगा, कोहेसिव एडेसिव फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन वान डेर वाल कोहेसिव एडेसिव फोर्स भी माना तो उसका इक्वेशन में कुछ नया बात आया, ए सिंबल ए आया, सिंबल बी आया, मतलब ए एंड बी इज एसोसिएटेड विथ पर्सनली फॉर रियल गैस। आइडियल गैस के लिए ए और बी का वैल्यू कितना, 0। समझे, आइडियल गैस के लिए ए बी का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 डाल दोगे तो क्लियरली आर आ जाएगा, सी पी माइनस सी बराबर आर, है ना। तो आप आइडियल गैस का रिजल्ट यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, ए बराबर क्या डालना होगा, 0 फॉर आइडियल गैस, ए बराबर 0 फॉर आइडियल गैस। सुनो, ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है।